नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात पहाड़ में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। हिमाचल को रोजगार की बम्पर सौगात ये मिलेगी केंद्र सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेले द्वारा। तो रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली शामिल होंगे इस मेले में, और संबोधन भी उनका रहेगा। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे अनुराग ठाकुर, और 25 युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर भी दिए जाएंगे। तो ये बड़ी सौगात युवाओं को आज ये मिलेगी। 25 के आसपास ये संख्या युवाओं की बताई जा रही है प्रदेश में, जिनको आज ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। संबोधन ये रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ। युवाओं को संबोधित वो करेंगे, क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें, रोजगार मेला पूरे देश भर में ये रोजगार मेला का आयोजन किया गया है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। और अगर प्रदेश की बात की जाए तो 25 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर ये दिए जाएंगे, और वर्चुअली शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में, और उनका संबोधन भी रहेगा युवाओं के नाम। और क्या कुछ उनके संबोधन में होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, आज उनका संबोधन भी है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से पहले ही ये प्रोग्राम जो है वो तय था, और इसी कड़ी में जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, बड़ा चेहरा है मोदी सरकार में, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो आज शिमला पहुंचे हैं। और शिमला में जो ऐतिहासिक गेट थिएटर है, यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो है वो आज आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसे जिनको रोजगार के जो कार्ड हैं वो आज अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आज यहाँ पर दिए जाएंगे। और खास तौर पर जो है भाजपा के बड़े नेता जो है आज मौजूद रहेंगे। राजीव बिंदल जो भी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, वो आज यहाँ पर दिखाई देंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे। और मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी आज वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़ने वाले हैं। और हर किसी की नजर इसी बात पर रहेगी कि उनका संबोधन आखिरकार क्या होगा। भाजपा शुरुआत से ही कहती रहती है कि जिस तरह से जो युवाओं को नौकरियां देने की बात है, रोजगार देने की बात है, तो उसको आज कहीं ना कहीं जो है वो अमली जामा यहाँ पर पहनाया जाएगा। और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ पर रहने वाला जी। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कद बढ़ा दिया गया है, यानी कि और जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। सीएम सुक्खू ने सहकारिता विभाग और 4 विभागों का जिम्मा अब अग्निहोत्री ये संभालेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, लगभग 4 विभाग ये बताए जा रहे हैं जिनको अब मुकेश अग्निहोत्री देखेंगे। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का कद ये बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि और विभाग उनको ये दिए गए हैं, लगभग 4 विभाग का जिम्मा अब मुकेश अग्निहोत्री जो है वो संभालेंगे। 4 विभाग और उनको दिए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री को। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर ये बड़ी खबर है। 20 मई को होटल पीटर हॉफ में ये बैठक होनी है, और केंद्र सरकार की उपलब्धियां घर घर बीजेपी पहुंचाएगी। 1 जून से घर घर जाकर केंद्र की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जाएगी। 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर चर्चा। और साथ ही आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा ने यह जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों को बताई जाएंगी। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता करण नंदा इस वक्त बने हुए हैं। करण नंदा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करण नंदा जी, अब लोगों के बीच आप जाने की तैयारी ये है कि जो केंद्र की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक आप पहुंचाएंगे। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अभी से ही पकड़ मजबूत बनाने में जुट चुकी है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब भी मोदी जी का 1 साल पूरा होता है केंद्र सरकार का, तो उसको परब के रूप में मनाती है। इस बारी मोदी जी के 9 साल पूरे हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो 30 मई को होने जा रहे हैं। तो ऐसा डिसीजन ऑल इंडिया लेवल पे निकला है
कि 30 मई से लेकर 30 जून तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर घर घर जाएगी, वरिष्ठ नागरिकों से मिलेगी, जितने भी यहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, पद्मश्री जीते हुए लोग हैं और जिनमें एक्सलेशन इन देयर ओन फील्ड्स हुआ है, उन लोगों से संपर्क करेगी और वो महा जनसंपर्क चलाएगा। उसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो है हम घर घर जाके एक पत्रक भी बांटेंगे, जिसमें 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है उसकी पूरी विस्तृत योजना भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है और डेट वाइज कार्यक्रम होगा। हम जो है एक मैसेज ड्राइव जो है बूथ स्तर पर शुरू करेंगे, जो कि आखिरी 10 दिन, जो कि 20 जून से लेके आपका 30 जून तक होगा, उसमें हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा उपलब्धि का एक पत्र है वो मोदी जी के यहाँ पे बांटा जाएगा। ठीक है करण नंदा जी, लेकिन किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जो केंद्र की तमाम योजनाएं हैं, उपलब्धियां हैं, वो जन जन तक आप पहुंचाएंगे, जो स्ट्रैटेजी है या फिर मैं ये कहूं कि जो जिस तरह से अब तैयारियां ये की जा रही हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा आगे? देखिए 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो है 2 बड़ी रैलियां करने वाले हैं उपलक्ष्य में, उसको वर्चुअल माध्यम से जो है वो कार्यकर्ता और जितने भी प्रबुद्ध जनतागण है उन तक पहुंचाया जाएगा और उसकी अच्छा टेलीकास्ट होने वाला है। तो सीरियसली जो है वो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है और इनफैक्ट 100% होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए किया है और उन्होंने हर वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना बनाई है जिससे हर वर्ग को फायदा हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लो। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो काम है वो पूरा धरातल तक उतरेगा और यहीं से हमारा कैंपेन 2024 भी किक ऑफ होगा। ठीक है, मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी है, लेकिन केंद्र की उपलब्धियां तो आप आम जनता के सामने रखेंगे, लेकिन जो आपकी पहले जो सरकार रही है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसके भी तो कुछ प्लस पॉइंट होंगे। बिल्कुल है जी। जो हमारा पत्रक होगा उसमें जॉइंट पॉइंट होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत दिया, तो आज प्रदेश में हिमकेयर योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो है सारे प्रदेश के लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। ऐसे पीडीएस, चाहे आप सिलेंडर, चाहे आप किसी भी प्रकार की सुविधाएं जो है, गृह सुविधा योजना, और जो हम घर घर जाके जो है हमने गरीबों को जो है वो हमने जमीन प्रोवाइड करी है, घर बनाए हैं, उनको एक आशियाना दिया है। इस प्रकार एक बहुत लंबी सूची है जो प्रदेश और देश की कंबाइन होगी और उसके बाद ये संपर्क अभियान चलाया जाएगा और हम लाभार्थी सम्मेलन भी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जिन्होंने हमारे केंद्र और प्रदेश की जो है सुविधाओं का लाभ उठाया है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनका एक सम्मेलन भी होगा और ये पार्लियामेंट वाइज होगा। ठीक है करण नंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिमला को अपने मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं और ऐसे में क्या कहता है सुरेंद्र चौहान और उमा कौशल का राजनीतिक इतिहास, एक नजर डाल देते हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के उस वक्त की गवाह है जिसमें हैट्रिक लगाते हुए कांग्रेस के मेयर सुरेंद्र चौहान शिमला की सत्ता पर काबिज हो गए। अब इस तस्वीर को देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित पार्षद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आगे की लाइन में मुख्यमंत्री के साथ बैठी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सभी पार्षदों की राय को एआईसीसी भेजा गया। मेयर पद पर सुरेंद्र चौहान की दावेदारी शुरुआत से ही काफी प्रबल रही। बीती शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तकरीबन 1.5 घंटे तक पार्षदों के मन को खंगाला और सबसे फीडबैक लिया। इस बीच केवल महिलाओं या केवल पुरुषों को मौका दिए जाने की अटकलों पर विराम चिन्ह लगाते हुए दोनों ही पदों पर दोनों को मौका दिया गया है। सियासी गलियां सुर्खियों से भरी हुई हैं। मुख्यमंत्री के करीबी सुरेंद्र चौहान मेयर पद की इस रेस में जीत चुके हैं। बता दें कि सुरेंद्र चौहान छोटा शिमला से पार्षद चुने गए थे और वो पहले भी 2 बार साल 2007 और 2012 में भी पार्षद रह चुके हैं। अब एक नजर सुरेंद्र चौहान के राजनीतिक करियर पर भी। छोटा शिमला में मजबूत पकड़, छोटा शिमला से ही हासिल की जीत।
पहले भी 2 बार रह चुके हैं पार्षद। 2007 से 2012 में रह चुके हैं पार्षद। कई अहम पदों पर दे चुके हैं सेवाएं। सुरेंद्र चौहान के पक्ष में सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे करीबी हैं। बात तब की है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू छोटा शिमला के रॉकहॉर्स्ट में रहते थे। जब सुक्खू छोटा शिमला से पार्षद का चुनाव लड़ते थे तो सुरेंद्र चौहान उनके लिए प्रचार समेत सारा काम करते थे। खुद मुख्यमंत्री सुक्खू भी बीते दिनों ये कह चुके हैं कि पार्षद के चुनाव के समय सुरेंद्र चौहान उनके लिए पोस्टर लगाने का काम करते थे। जाहिर है सुरेंद्र चौहान मेयर पद के लिए मुख्यमंत्री की पहली पसंद होना लाजमी है। इनके अलावा डिप्टी मेयर के पद के लिए भी काफी चर्चाएं रही, जिनमें 3 महिला पार्षद भी शामिल रही। इस बीच डिप्टी मेयर के पद का भी चुनाव कर लिया गया है, जिस पर टूटीकंडी से पार्षद चुनी गई उमा कौशल को विजयश्री प्राप्त हुई है। उमा कौशल इससे पहले 3 बार निगम के सदन के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी सबसे पहले चुनाव में जीतकर आए सभी 34 पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया गया। इसके लिए कोरम का पूरा होना बेहद जरूरी रहा। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से शिमला की सत्ता पर काबिज बीजेपी महज 9 सीटों के साथ सदन में नजर आएगी। बहरहाल जनता ने इस बार कांग्रेस को विजयी रथ पर सवार किया है। जनता का पूरा सपोर्ट और राज्य में सेम पार्टी यानी कांग्रेस की ही सत्ता होना एक ऐसा समीकरण बनाता है जिससे आम जन की उम्मीदें और सत्ता की जिम्मेदारी दोनों ही कांग्रेस के लिए सुनहरे मौके की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के भवन के चरण 3 का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 43 करोड़ 7 लाख रुपए यहां की गई है। और इस 8 मंजिला भवन में आधुनिक सुविधाएं हैं। 123 4 पहिया और 60 2 पहिया वाहनों के लिए बाकायदा पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और जिसमें आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय का पुराना भवन एक विरासत भवन है, जहां पर जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, लेकिन नया भवन आधुनिक तकनीक के साथ सामंजस्य से काम करने की सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। पुरानी सचिवालय की जो बिल्डिंग है, जो कि ऐतिहासिक है, हेरिटेज बिल्डिंग है, कितने लोगों ने वहाँ काम किया और किस प्रकार यहाँ के फैसले हुए। हमारी सरकारें फैसले करती रही, किसी भी पार्टी की सरकार रही फैसले करती रही और प्रदेश को एक दिशा देती रही, अधिकारी भी कर्मचारी भी। आप सबके सहयोग से ये बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, पर इन इमारतों में अपनी यादें आप सब छोड़कर जाते हैं जो इस सचिवालय में कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छी हमारा ये भवन निर्माण हुआ है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे पर हमीरपुर का भी रुख किया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जिले के मुख्य अधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक भी की है और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली है। और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। हालांकि इस दौरान वो कांग्रेस पर पलटवार करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। ऐसे में नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, ईमानदार सरकार दी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 3.5 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए। 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देने का काम।
और वहीं पांवटा साहिब के रामपुर घाट से प्रदेश की करोड़ों की खनिज संपदा रातों रात ये गायब हो रही है। रेत और बजरी से भरे डंपर यमुना के रास्ते ले जाए जा रहे हैं। रामपुर घाट में स्थित क्रशर से रेत बजरी की तस्करी की जा रही है और जानकारी के मुताबिक यमुना के बीचों बीच डंपर्स के लिए एक बड़ा रास्ता बनाया गया, जिसका इस्तेमाल अवैध रूप से हिमाचल की खनिज संपदा को बाहर ले जाने के लिए किया जा रहा है। और वहीं कुल्लू की ऊंची घाटी के गांव में सड़क की खराब हालत से ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इस खस्ताहाल सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। आपको बता दें कि बीते 2 साल से यह मार्ग इसी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहां पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते 200 मीटर से ज्यादा के हिस्से में अक्सर पानी भरा रहता है। इस मामले में स्थानीय पंचायत और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया गया, लेकिन अभी तक इस सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। और सोलन के कंडा घाट में सड़क किनारे खड़ी कार को आग लगा दी गई। चौंकाने वाली बात यह सामने आई है, कुछ शरारती तत्वों ने महज मजाक के लिए इस कार को आग के हवाले कर दिया। यह घटना इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहां से एसडीएम का आवास कुछ ही दूरी पर है। यह पहली घटना नहीं है जब शरारती तत्वों की ओर से कंडा घाट में किसी कार को आग के हवाले किया गया हो। इससे पहले भी पुलिस थाने के पास खड़ी एक कार को शरारती तत्वों ने अपना शिकार बनाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।